विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। अब हम संविधान के भाग 20 में हैं। संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकमात्र आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जब गोरी सरकार थी, वहां पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा, वहां से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। ठीक है, तो भाई प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहा हूं मैं कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। नम्यता बोलते हैं नर्म, अनम्यता बोलते हैं कठोर। जो नरम नहीं है वो कठोर है। तो भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। इसका तात्पर्य यह है कि संशोधन की प्रक्रिया ना तो इंग्लैंड की भांति अत्यंत लचीली है और ना ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की भांति अत्यंत कठोर। इंग्लैंड में बहुत लचीली है, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कठिन है, कठोर है। तो ना तो वहां कैसा इंग्लैंड जैसा, ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसा, बीच बीच का मध्यम मार्ग। बुद्ध के देश है ना, बुद्ध के देश से हम तो मध्यम मार्ग वाले। भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत थे। फलतः उन्होंने संविधान संशोधन के लिए अत्यधिक लचीलेपन या अत्यधिक कठोरता से इतर एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन पूछता है कहां से ग्रहण की गई है? आंसर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। बल्कि एक चीज आगे चलकर भी पढ़ेंगे आप, जब विवाद होते हैं तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय, वो यही बोलता है कि आर्टिकल 368 में प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की, शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? तब फिर क्या होता है कि जब न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव होता है, तो क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो क्या है? किसको है? संसद को है। तो संसद कहती है ठीक है, हम शक्ति भी डाल देते हैं उसमें। तो जब आप आर्टिकल 368 पढ़ रहे होंगे बेर एक्ट में, तो वहां पे अलग अलग संविधान संशोधन पढ़ेंगे आप। जैसे 24वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे? 101वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 7वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, तो संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, ये याद करना है। संविधान का भाग 20 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। एक क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? आंसर पार्लियामेंट के पास है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। संसद प्रस्तावना या मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया था। केशवानंद भारती जो थे वो शंकराचार्य थे दक्षिण भारत में। ठीक है, तो उन्होंने केस डाला, तो उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस मामले में सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि ठीक है, संसद प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकती। एक चीज बता दूं आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर कई बार लिखने के लिए आता है मेंस में। क्या होता है? संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर कई बार लिखने के लिए आता है। तो थोड़ा पहले मैं इसको बता देता हूं कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं। एक आपने याद करना है, अच्छा ऐसा है कि आज बेसिक स्ट्रक्चर के जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, आज इतने हैं। 10 साल बाद वो और बढ़ सकते हैं, 50 साल बाद वो और लंबी डेफिनेशन हो सकती है। तो आपने एक तो याद रखना संविधान की सर्वोच्चता। बेसिक स्ट्रक्चर को किसको बोलते हैं? संविधान सर्वोच्च है। दूसरा, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है? देखो आपके पास आना है 125 शब्दों में, अगर पीसीएस में आप लिख रहे हो, और जो मैं लिस्ट बता रहा हूं ना 125 शब्द हो जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सीधे बोलना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। और क्या विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने
निम्नलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। नंबर 1 हो गया संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 2 हो गया गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, नंबर 3 हो गया शक्तियों का पृथकीकरण, नंबर 4 हो गया संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। और एक चीज और, अगर बड़ा आ गया, माना 250 शब्दों में आपके पास आ गया, तो आपने ये भी बताना है कि किस मामले में, वो कौन सा केस था जिसमें बोला गया संविधान की सर्वोच्चता बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कौन सा मामला था जिसमें गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कहां पर कहा गया। तो इन सब के सामने आपने क्या लिखना है, उसके केस लिखने कि किस इस केस में ऐसा बोला गया, इस केस में ऐसा बोला गया। एक केस में 3-4 चीजों को भी बताया गया कई बार बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने इस पुस्तक को और लक्ष्मीकांत दोनों को मिला के पढ़ना। लक्ष्मीकांत में ज्यादा अच्छा दे रखा है, केस भी दे रखे हैं साथ में, ठीक है। शक्तियों का पृथकीकरण बता दिया मैंने, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप बता दिया, संघात्मक शासन प्रणाली। 5वें नंबर पे क्या लिखना आपने, संघात्मक शासन प्रणाली। अगला लिखना आपने राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अगला क्या लिखना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, अगले पॉइंट में क्या लिखना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। अगला लिखना विधि का शासन, अगला लिखना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र। अगला लिखना न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। अगला लिखना मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। अगला लिखना है आपने संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अगला लिखना है आपने संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, सीमित शक्ति। अगला संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य। अगला लिखना न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला लिखना आपने आर्टिकल 32, 136, 141, 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। और अगला लिखना कुछ दशाओं में मूलाधिकार आदि। ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, बेसिक स्ट्रक्चर। इतनी ही जगह मिलती है लिखने के लिए जितना मैंने बोला है। बड़ा आ गया तो मैंने कहा साथ में उसके केस भी लिखिएगा, इस केस में ऐसा कहा गया, इस केस में ऐसा कहा गया। क्लियर हो गया। और दूसरी एक चीज और बता दूं, मैं पढ़ रहा हूं, आपने याद करना है। कंठाग्र, क्या करना है, कंठ के अग्रभाग में होना चाहिए और आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। पहले बता दूं क्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है लेकिन आप लिख नहीं पाते तो भी आप फेल हो, ये मान के चलना। इसलिए राइट मोर, रीड मच एंड थिंक मोस्ट, ठीक है। मेरा काम है डायरेक्शन देना, दिशा दिखाना, आपको किताब कैसे पढ़ते हैं ये बताना, ठीक है जी। अगला अब मैं बता दूं आपको कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में तो आधारभूत ढांचे को बता दिया था उन्होंने। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। अब बोल रहे हैं हम शक्ति और प्रक्रिया, पहले नहीं थी शक्ति, पहले खाली प्रक्रिया थी, बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा शक्ति भी दे दी गई। संविधान संशोधन के 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 साधारण बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% + 1, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% + 1 ने अगर क्या कर दिया, पास हो गया, तो बोल दिया हमने कि क्या हो गया भाई, साधारण बहुमत से संशोधन हो गया और इनका नंबर नहीं रखा जाता। मतलब नंबर नहीं रखे जाते, लाखों हो गए होंगे अब तक जब से देश क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। किनके रखे जाते हैं, विशेष बहुमत, 2/3 2/3 मेजोरिटी से जब क्या होता है, पास होता है, तब हम बोलते हैं विशेष बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। यानी अगर 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है, ओके करना पड़ता है राज्यों को भी। तो सबसे कठोर जो है वो विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, ठीक है। जैसे जीएसटी सुना होगा आपने, कई साल लग गए जीएसटी आने में। सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुधार है, टैक्स रिफॉर्म है सबसे बड़ा है। और जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कैसा इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसा टैक्स है, उसको लाने में कई साल लग गए। क्यों लग गए, अरे भैया ठीक है संसद के अंदर 2/3 मेजोरिटी हो जाती, लेकिन आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी तो चाहिए था। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या हो गया, समय लग गया, जिसे बोलते क्या लग गया, समय लग गया। तो कठोर कानून कब आते हैं देश में, कठोर कानून तब आते हैं यानी अनएक्सपेक्टेड, जिनकी कभी आपने अपेक्षा न की हो, ऐसे कानून तभी पास हो सकते हैं जब केंद्र में भी वही सरकार हो और राज्यों में भी क्या हो, उन्हीं की सरकार हो, आधे से अधिक राज्यों, आधे से
यानी अगर 28 राज्य हैं, अगर 15-16 राज्यों में वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, तो समझ लो क्या, जो बड़े कठोर, जिनकी आवश्यकता है देश को, वो तभी आ सकते। क्लियर हो गया? अब साधारण बहुमत द्वारा संशोधन यानी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि संविधान के कुछ उपबंधों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। आधे से अधिक मतलब आधा मतलब 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधन को आर्टिकल 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, यद्यपि इसके द्वारा संविधान में कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है, साधारण विधि के समान होता है, ये याद करना है आपने। साथ में जब अभी इससे पहले लाइन मैंने बोली कि यद्यपि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है, कुछ उपबंधों में क्या परिवर्तन किया जाता है, ये याद करना है आपने। ऐसा नहीं कि ठीक है 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं तो क्या संविधान के उपबंधों में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है। फिर यह याद करना आपने, साधारण विधि के समान होता है। कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे, यह संबंधित अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपबंध बता रहा हूं मैं। नंबर 1, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2। भाई सिक्किम, किसको? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया, बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश अगर हम दे रहे हैं आर्टिकल 2 से। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 3। उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बना तो आर्टिकल 3। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन हुआ, उत्तरांचल बना था उत्तराखंड हुआ, तो साधारण बहुमत से हुआ। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 11। भाई नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, तो लास्ट आर्टिकल में लिखा हुआ कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनेंगे वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अगला, राज्य में विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन, आर्टिकल 169 में क्या रखा? किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर बनाना है या लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर समाप्त करना है उस राज्य से, तो वो कौन करेगी? संसद करेगी। तो ये आर्टिकल 169 में कहा गया, ये भी साधारण बहुमत से होता है। क्या होता है? ऐसे ही संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन, आर्टिकल 239 क में लिखा हुआ है ऐसा, आर्टिकल 239। ऐसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन आदि भत्ते में जो चेंजेस होते हैं वो अनुसूची 2 में लिखा हुआ है ऐसा। प्रथम, 5वीं, 6वीं और 8वीं अनुसूची आदि में परिवर्तन, है ना, ये सब क्या है? ये साधारण बहुमत से होते हैं। किससे होते हैं? अब होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है ना अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। कहां दी गई है? विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के। इससे पहले ऐसा क्यों कहा इन्होंने कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत? पता चला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य खाली 10% है, तब वो नहीं माना जाएगा। बहुमत का मतलब होता है कि सदन में बहुमत, सदन का बहुमत मतलब, हाँ ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। दोनों के अर्थों को समझना, दोनों चीजें क्यों लिखी उसने। संविधान के ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता तथा जिन्हें संशोधित करने के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक को छोड़कर शेष सभी उपबंध संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इस प्रकार संविधान के सर्वाधिक संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। वस्तुतः जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है,
अब है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यानी अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। रेटिफिकेशन शब्द को याद करना है आपने यहाँ पर, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, अनुसमर्थन, राज्यों का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन। यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। यहाँ राज्यों के विधानमंडलों से आशय उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद यदि हो, दोनों के अनुसमर्थन से है। इसके लिए संविधान के उन उपबंधों का संशोधन किया जाता है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। एक तो ध्यान रखो, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन मतलब अब हमारे राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा ही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर अनुसमर्थन करेगा तो विधानसभा विधान परिषद दोनों उसका अनुसमर्थन करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। ये कहां पर जरूरत पड़ती है जिसमें आधे से अधिक राज्यों के भी अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है? तो वो होते हैं संघात्मक ढांचे में से संबंधित जो उपबंध होते हैं उनमें अगर परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कौन सी प्रक्रिया? तो ऐसे उपबंध कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अगर चेंज करनी है तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 279 का, आर्टिकल 279 का माल और सेवा कर परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो काउंसिल होती है, तो 279 का माल और सेवा कर परिषद। यहां से क्वेश्चन बनेगा, बन रहा है बार बार, माल और सेवा कर परिषद। भाग 5 अध्याय 4 यानी संघ की न्यायपालिका को अगर कुछ चेंज करना है। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित अगर कुछ प्रावधान करने हैं। भाग 11 अध्याय 1 यानी संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध चेंज करने हैं। 7वीं अनुसूची की कोई सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कोई परिवर्तन करना है। संसद के में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में कोई चीज करनी है। ठीक है। स्वयं अनुच्छेद आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर कुछ चेंज करना है तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। राज्यों के विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है, 2/3 बहुमत से नहीं। संसद 2/3 बहुमत से करेगी, लेकिन राज्य जो अनुसमर्थन करेंगे वो साधारण बहुमत से करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया? ठीक है, तो इसमें इतना ही बता रहा हूं। तो ये बता रखा है मैंने आपको सारे, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, शंकरी प्रसाद बनाम भारत।